गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? अरे स्टार्ट आज की क्लास। एक हमने सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट की हुई है जिसमें हम पढ़ चुके हैं। उसका पहला स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट हम सारे नहीं पढ़ चुके अभी, इनफैक्ट बीच में ड्रॉप करनी पड़ी थी क्लास को। हाँ जी, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है? एक तो एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग होती है, चेकिंग होती है, जहाँ पे जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, फर्स्ट एंड में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। और साथ में क्या होता है, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसको बोलते हैं हम प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में दो काम होते हैं, एक तो एप्लीकेशंस की फर्स्ट एंड में चेकिंग होती है और दूसरा प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है। जो लोग इस स्टेप को क्रॉस किए होते हैं उनको किसके लिए बुलाया जाता है? सिलेक्शन टेस्ट के लिए। ये कोई पेपर एंड पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, ये कोई एक्सरसाइज भी हो सकती है, कोई असाइनमेंट भी हो सकता है। अगर हम इसमें बात करें बच्चों, कुछ टेस्ट हमें यहाँ पे दिए, लगभग 5 टेस्ट दिए, जिसमें से कि पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। और इंटेलिजेंस टेस्ट का मकसद क्या होता है? सामने वाले का आईक्यू लेवल चेक करना। क्या चेक करना? आईक्यू लेवल चेक करना। और इस टेस्ट से ये पता लगता है कि एक इंसान कितना सीख सकता है। ठीक है ना? वो सीख भी सकता है या नहीं सीख सकता है, वो डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? और यहाँ पे हमने बातचीत की थी किसकी? ईक्यू की। किसकी बात की थी? एक होता है आईक्यू, बोले तो इंटेलिजेंट कोशेंट, और एक होता है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। आप फाइंड आउट करके लेके आए? वेरी गुड, चलो आपसे शुरू करते हैं। क्या होता है ईक्यू? हम्म। हाँ, जो हमारा इमोशनल लेवल है वो क्या है, कितना है? अच्छा, और? हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। अच्छा, और कुछ? चलो आप क्या लेके आए? हाँ, अपने आप को मैनेज करने की, वेरी गुड। पॉजिटिव वे में यूज करना, वेरी गुड। बहुत अच्छे। कॉन्फ्लिक्ट को भी क्या करता है? कम करता है, वेरी गुड। हाँ जी। वेरी गुड। हाँ जी भाई साहब। अच्छा। हम्म। 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 वही वाला पॉइंट, और आगे? अच्छा, और? भाई साहब, लेकिन तुम तो कुछ नहीं करके लेके आए थे ना? क्या करके लेके आए थे? स्किल को डेवलप करता है। अच्छा। हम्म। अच्छा। हम्म। ये चीज है। चलो। अच्छा। हम्म। हम्म। एबिलिटी और इमोशंस को कंट्रोल करता है। हम्म। 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 इट कुड बी द बेटर वन।
क्या बोला आपने, वापस से रिपीट बोलो। आईक्यू तो हेल्प करेगा किसमें? अच्छा, और ईक्यू? किस तरह हैंडल करते हो कि कभी एक इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जा रहा है ना, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है तो खुशी हो ही जा रहा है, ठीक है ना। अपने इमोशंस को कौन इंसान कितना मैनेज कर सकता है, कितना एफिशिएंटली उन्हें मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, हैंडल कर सकता है, किस तरह समझते हो और किस तरह से डील करते हो, उस उस कंडीशन में अपने आप को कैसे टैकल करते हो और उसको कैसे मैनेज करते हो, है ना। वो जैसे कि बोले थे कि रिलेशनशिप बिल्ड करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है ना। कि आप सामने वाले के साथ, मतलब जस्ट लेट सपोज, हाँ, कैसे घुल मिल जाते हो। सामने वाला बहुत एक टाइप से गुस्से वाला है, या वो बहुत ऐसा है ना कि इतना ज्यादा इमोशनल है कि हल्का सा ही कोई फैक्टर लगा तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया, है ना। तो तुम, हाँ, तुम कितना, हाँ, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकता है, तो तुम उस केस में उसे कैसे मैनेज करोगे, या वो अपने आप, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो वो कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ जी। लोगों के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे है ना। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप कर लेते हो आप, वो सारी चीजें। वेरी गुड। हम्म। हाँ जी। वेरी गुड। आयुष कुमार, आप भी कुछ फाइंड आउट करके लेके आए ईक्यू के बारे में? नहीं? चलो, यार थोड़ा जल्दी आया करो ना, थोड़ा जल्दी आया करो, है ना। हम्म। क्योंकि कोई एक्सक्यूज भी नहीं है, तुम्हारे गांव से आती है, ठीक है, और लड़की है और पहले आ जाती है। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने ही सारा कुछ बोल दिया ईक्यू के बारे में, ठीक है। ये हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को क्या करता है, मेजर करता है। और एक इंसान जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है ना, वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है ना। दुनिया जीतने की बात तो बाद में करेंगे, पहले अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को जीतना है, ठीक है ना। गुस्सा भी आ रहा है लेकिन फिर भी कैसे मैनेज करना है। बहुत ज्यादा खुशी फील हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि खुशी हुए जा रहे हैं, उस चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है ना। जो रिलेशनशिप बिल्ड करनी है हमने सामने वालों से, जो हमारी सोशल एक टाइप से स्किल्स है ना, वो कितनी है, कैसी है, तो ये जो बताता है वो ईक्यू बताता है। और जिन लोगों का ईक्यू बड़ा हाई होता है ना, वो लोग ऐसे लोगों को भी कंट्रोल कर सकते हैं जिनका आईक्यू बहुत हाई होता है। समझ में आ रही है बच्चों बात? मैंने आपको, मैं शुरू करता हूँ इसी चीज को कनेक्ट करके शुरू कर रहा हूँ, एक बारी लाइन पढ़ देता हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको पढ़ा रहा था। पर्सनालिटी टेस्ट आर कंडक्टेड टू मेजर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है क्या करने के लिए? किसी एक इंसान का, पर्टिकुलर इंसान के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके जो फीचर्स है, उसको क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए, सच एज वैल्यूज, कि वो, उसके वैल्यू सिस्टम क्या है, ठीक है ना। वो किस चीज को या नॉर्मल चीजों को कितना एथिकली करता है, किसी भी असाइनमेंट को, किसी भी टास्क को। या वो बात बात पे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी भी एक बंदा ऐसा होता है कि तुम काम कर रहे हो और ऑनेस्टली कर रहे हो और साथ में ये भी ध्यान दे रहे हो कि यार इसका सोसाइटी के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन एक इंसान का दिमाग थोड़ा इस तरीके से चलता है, वो बात बात में सोचता है कि इसमें मेरा फायदा कैसे हो सकता है, चाहे भले ही किसका नुकसान हो जाए, सोसाइटी का नुकसान हो जाए, ठीक है ना। लेट सपोज एक अकाउंटेंट ही है कोई, ठीक है ना, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो दो दो बंदे अलग अलग, दो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एक तो ये सोच रहा है कि हम जो लॉ है हमारे पास, उस लॉ को ही यूज करके हम कैसे अपने क्लाइंट का टैक्स कम से कम कर सकते हैं। ये एथिकल प्रैक्टिस है, लॉ लॉ के फ्रेमवर्क में रह करके ही। लेकिन एक बंदा ऐसा भी हो सकता है कि जो हमेशा इस बारे में सोचे, या ऐसा सोचे, उसके माइंड में हमेशा ये चल रहा हो कि कैसे, चाहे लीगल तरीका हो,
चाहे इलीगल तरीका हो। इलीगल को भी करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस टैक्स कैसे कम से कम किया जाए, है ना, चाहे भले ही वो क्या हो, टैक्स इवेजन हो जाए, इसका मतलब वो एथिकल नहीं है। तो पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है सामने वाले की वैल्यू को चेक करने के लिए, उसका बिलीफ सिस्टम, उसकी सोच कैसी है उसको मेजर करने के लिए, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो चीजों को, एक बंदा है कि वो हर चीज को नेगेटिव ही लेता है। एटीट्यूड वो नहीं कि दिमाग दिखाने वाला एटीट्यूड, एटीट्यूड की जो उसकी बातों में झलकता है, कैसा झलकता है कि वो पॉजिटिव वे में बातें करता है या हमेशा नेगेटिव वे में बातें करता है। एक इंसान तो ये कि कितनी भी नेगेटिविटी हो वो बोलेगा अरे नहीं नहीं हो जाएगा काम, ये है ना, करेंगे, मेहनत करेंगे, हो जाएगा, है ना, एटलीस्ट ट्राई तो करेंगे। तो भले ही कितना डिफिकल्ट टास्क हो, अगर कोई एक मैनेजर, कोई एक एम्प्लॉय ऐसा बोल रहा है तो बाकी टीम में भी दो चार लोग और ऐसे आएंगे कि भाई जो सपोर्ट करेंगे तो काम वो हो जाएगा, भले ही कितना डिफिकल्ट टास्क हो, मुश्किल से मुश्किल टास्क भी इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पॉजिटिव तो छोड़ो, ठीक है, वो हमेशा, मतलब अगर काम अगर होया भी रखा होगा ना तो उसमें भी वो क्या ढूंढेंगे, नेगेटिविटी ढूंढेंगे। अरे ये ये कहाँ हो जाएगा भाई, ठीक है ना, मतलब हाँ को करने से पहले पहले क्या करते हैं, ना करते हैं। अच्छा मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ कि ये बस किसी टास्क को करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि हर एक चीज में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी जो लोग फाइंड आउट करते हैं। हालांकि एक वो चीज होती है कि मतलब जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ना करनी भी आनी चाहिए और ना सुननी भी आनी चाहिए, ठीक है ना, वो एक अलग एरिया है, उसके बारे में मैं आज नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, आज मैं जस्ट किसकी बात कर रहा हूँ कि वो जो बिलीफ सिस्टम है हमारा, या जो हमारा एटीट्यूड है किसी भी चीज को लेकर के, वो बस नेगेटिव एटीट्यूड है। जो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको सक्सेस होना है कि उसके लिए आपको बहुत सारे काम को ना करते आनी चाहिए, है ना, और ना सुनने भी आनी चाहिए, वो पॉजिटिव वाली ना है ना। ये जो मैं आज बात कर रहा हूँ, ये किसकी बात कर रहा हूँ कि उसका एटीट्यूड एक बंदे का ऐसा है कि वो हर काम को, भले ही पॉजिटिव काम हो, उसको भी क्या करता है, वो मना ही करता है, नेगेटिव वे में लेता है। मतलब कुछ भी पॉजिटिव काम हो 70 कमी उसमें निकाल देगा, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, मतलब ना होने के वो काम को वो 100 रीजन बता देगा। तो ये वो वाला एटीट्यूड देख रहे हैं हम। एक बंदा ऐसा है कि उसका एटीट्यूड वैसा है कि पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, हाँ हो जाएगा ये काम, ठीक है। या अगर उसे अपने ही काम पे फोकस करना है तो वो बाकी लोगों को उनके लिए, उनके काम के लिए क्या कर रहा है, मना कर रहा है, बिकॉज उसे अपना काम करना है ना। तो एटीट्यूड, इमोशनल स्टेबिलिटी, इसका प्योर प्योर संबंध किससे है, ईक्यू से है। किससे है कि एक बंदा कितना इमोशनली स्टेबल है। अब मैं एग्जांपल देने की बात कर रहा था, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने देखा है, मैं बताता हूँ आपको, और छोटे मोटे एग्जांपल या कई सारे एग्जांपल होते रहते हैं, फिलहाल के टाइम पे मेरे को जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ। हमारे ऑफिस में एक बंदा था और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता था, मतलब सेंसिटिव था। ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग छोटी छोटी सी बात नोटिस करते हैं, है ना, वो उनको दिल दिल पे लेके बैठ जाते हैं, चिपक जाती है उनके वो बात, है ना। ऐसे ऐसे बहुत बहुत सारे लोग होते हैं, एक बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे फालतू लोग कि कुछ भी कह लो, ठीक है ना, वो पक चुके हैं, अब तो कुछ असर ही नहीं होता, इधर से सुनो, इधर से निकाल दो, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, क्योंकि वही है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो दोस्त एक बात तो मेरे को समझ में आ गई कि बहुत सारे लोगों को नाराज करना पड़ता है। शुरुआत में क्या होता था ना कि मैं किसी भी काम को, चाहे भले ही मेरे को अपना काम एडजस्ट करना हो, मतलब अपने काम को कॉम्प्रोमाइज करना हो, लेकिन मैं दूसरे के काम को कभी मना नहीं करता था, मैं हाँ बोल देता था। लेकिन मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि लोग बस यूज ही करते हैं आपको। हाँ, ज्यादा ओबीडिएंट वाला वो जो रहता है ना, मतलब बड़ों के लिए भी और चलो छोटों के लिए भी, मतलब छोटों के लिए भी जो अपने से छोटे हैं उनके लिए भी, कि भी कोई भी काम को कि यार नहीं, सामने वाले ने कोई कुछ बोला है तो अपने उससे, मतलब कुछ ऐसा कुछ समझ के बोला होगा कि यार कि हाँ ठीक है यार, ये बंदा कर देगा काम, ये हो जाएगा, मतलब इतना वो समझता है। लेकिन फिर मेरे को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझ में आया कि यार ये तो गलत हो रहा है कि हम अपने काम को कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, और हाँ, वो यूज करने वाली बात हो रही है, ठीक है ना। तो हमें बहुत सारे कामों को क्या बोलना चाहिए, ना भी बोलना चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज तुम अपने काम को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, शुरू में ऐसा होता था क्योंकि मैं किसी के काम को मना नहीं करता था शुरू में, तो कभी कभी जब मेरे को रिजेक्शन मिलते थे,
मेरे को ना सुनने मिलती थी तो मेरे को बड़ा हर्ट होता था कि यार हम तो किसी के काम को कुछ मना नहीं करते कभी भी, हम तो हर एक, और हम जब हमारा नंबर आता है तो हमें सब मना कर देते हैं। तो फिर समझ में आया कि जिंदगी में इतना भी मीठा मत बनो, अदरवाइज लोग आपको, ठीक है, लोग आपको खा जाएंगे, क्योंकि मीठी चीजें जो होती है, हाँ, भिन भिनाते तो है ही है, लेकिन खा भी जाएंगे, पहले पास में आते हैं और फिर, तो दैट्स वाई कि आपको बहुत सारे कामों को ना करना भी चाहिए, और ना अगर कर भी दे कोई तो वो सुनते भी आना चाहिए, तभी आगे बढ़ सकते हो आप। हाँ, तो उस टाइम पे देखो, जब वो ना सुनने को मिलता है तो यार बड़ा अपने आप को ऐसा लगता था कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो रही है, मतलब हो ही क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। लेकिन फिर अपने आप को उस टाइम पे इमोशनली क्या करना है, स्टेबल करना, अपने इमोशंस को क्या करना, कंट्रोल करना, है ना। वो स्किल धीरे 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 सीखी और सीख ही रहे हैं कि अपने आप को कैसे, ठीक है यार, अब हमने अगर मना करनी है ना किसी काम को, ना का मतलब ना है, ठीक है ना, नहीं करेंगे, एक लिमिट ड्रॉ कर ली, एक डेडलाइन ड्रॉ कर, मतलब डेडलाइन तो नहीं बोल सकते, एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ कर दी हमने कि इसके बाहर नहीं जाएंगे बस, ठीक है ना है, हाँ है तो हाँ है, और ना बोल दिया तो फिर कितना भी बोलो ना है तो ना ही है। और ठीक है, तुमने भी अगर हमें किसी काम को ना बोल दिया ना, तो ठीक है, हमें वो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम भी तो, है ना, फिर हम भी तो उसी एंगल से सोचे ना, कि जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ बाउंड्री वॉल ड्रॉ की होगी कि भाई इस काम को करना है और इस काम को नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, हमारे ऑफिस में एक बंदा था, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता बहुत जल्दी। एक बारी क्या हुआ, हमारे बॉस थे, और वो अपने केबिन में से निकल के, ऑफिस में से निकल करके वो गेट बंद कर रहे थे, तो सडनली उनकी उंगली गेट में आ गई और ब्लीडिंग होने लगी, ठीक है ना। वो बंदा उधर ही था, उसने देखा सर को, बस बहुत ज्यादा, मतलब कर कुछ नहीं रहा है, और बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा है, पैनिक वाली सिचुएशन में आ गया, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। ठीक है ना, वैसा, ओ देखो कितना ब्लीडिंग हो रही है, ये वो, और पूरी ऑफिस में मतलब ऐसे ही। तो अच्छा, तो अब क्या हुआ कि थोड़ी सी इस तरह की सिचुएशन है, तो बस इमोशनल इमोशनल हुए जा रहा है, एक्शन कुछ ले नहीं रहा है। भाई, तुम अपने थोड़े इमोशन को कंट्रोल करो, ठीक है। फिर हमारे ऑफिस के एक दो दूसरे स्टाफ थे, वो आए जल्दी से, फर्स्ट एड बॉक्स लेके आए, उस पे थोड़ा सा उसे खून को रोकने की कोशिश करी, और उस पे थोड़ा सा पट्टी रैप कर दी, देन डॉक्टर के ले गए सबको, ठीक है। अब दो एग्जांपल यहाँ पे चल रहे हैं, एक वो पहले वाले बंदे का, एक बाद वाले बंदे का, कौन इमोशनली स्टेबल है? पहले वाला, मतलब ओ माय गॉड वाला स्टेबल है। स्टेबल कौन है? स्टेबल जो फर्स्ट एड लेके आया है, वो इमोशनली स्टेबल है, बिकॉज अगर आप अपने इमोशन को ही नहीं कंट्रोल कर सकते तो एक्शन तो कुछ ले नहीं रहे हो ना। आप उल्टा और देख के डर गया और चार लोगों को डरा दिया ऑफिस में, ये हो क्या गया, जबकि हुआ कुछ नहीं था, छोटी सी बात थी। ठीक है, तुमने एक्शन लेना है, अपने आप को क्या करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है। जितना जितना इंसान ऊपर ऊपर जाता रहता है ना, अपने लेवल में, उसकी हायरार्की में एडवांसमेंट होता है, उसे इमोशनली स्टेबल रहना चाहिए, इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल करते आना चाहिए। अगर अपने इमोशन को नहीं कंट्रोल कर पाए ना, तो बहुत, वो इंसान बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। समझो एक जज है, हाई कोर्ट का जज है, ऑनरेबल जज जज है, और ये सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मानो आप, ठीक है ना। भाई, लोगों का बिहेवियर होता है, बहुत सारे लोग पता नहीं, उनकी एटीट्यूड अलग ही रहता है, अकड़ अलग ही रहती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वैसे तो भाई उधर जाकर के हिम्मत नहीं होती किसी की बोलने की, है ना, चाहे कितना एसपी हो, एसएसपी हो, डीआईजी हो, कोई भी, है ना, सबके बाप बैठे हैं, क्या ना तुम्हारा, सबके बाप बैठे हैं वो उधर, ठीक है, सब हाथ बांध के चुपचाप। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वाहियात होते हैं, मतलब है कुछ नहीं, और उधर भी जाके क्या दिखा रहे हैं, अकड़ दिखा रहे हो। अब ऐसे में अगर जज ये सोच के बैठ जाए, अच्छा, इधर तो डीआईजी लोग भी आते हैं, वो भी ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, वो तो कुछ बोलते नहीं, ये छपरी लोंडा, ये हमारे सामने जबान लड़ा रहा है, और जज को आ जाए गुस्सा, ठीक है ना। तो सामने वाला, बस उसमें अकड़ थी,
गलती उसकी कोई नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे में होकर के जज ने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाहर जा करके अपना वर्डिक्ट सुना दिया, 5 साल की जेल। अच्छा, मेरे सामने जबान लड़ा रहा है, ऐसे कोई ना होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, समझा ना। तो अभी क्या, ठीक है तुम्हारा आईक्यू लेवल कुछ भी होगा, लेकिन तुम्हारे इमोशंस भी तुम्हारे क्या किस में होने चाहिए, कंट्रोल में होने चाहिए। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में हम यही पता लगाते हैं कि एक बंदा इमोशनली कितना स्टेबल है ना, वो कितना अपने इमोशंस को कब तक कंट्रोल कर सकता है, कि क्या चीजें। और जब उसको मतलब वो ऐसा कर लेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, तो सामने आपकी टीम को भी पता चल जाएगा कि यार बहुत सारी चीजें हैं कि जो इग्नोर कर दी जाती है ना। तो टीम को भी ये समझेगा कि हम ऐसे फैक्टर ट्रिगर ना करें कि जिससे सामने वाले के मतलब जो अभी इग्नोर करते जा रहा है, कि वो उसको कहीं कंसिडर ना कर ले। कई बार क्या होता है बच्चों, कि कोई एक इंसान चिल्लाता है मान लिया, तो हम सामने वाला बंदा उसके चिल्लाने में ये तो देख लेता है, यार बड़ा बेकार बंदा है, बड़ा खड़ूस है तो चिल्ला रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमने शायद एक चीज स्किप कर दी यहाँ पे, ये चीज नहीं चाहिए, उसको चिल्लाना तो देख लिया, लेकिन उसके पीछे उसने कितनी चीजें इग्नोर करी होगी, कितना पेशेंस रखा होगा, कि इस तरह की चीजें अगर पहले भी हुई थी तो उसने इग्नोर किया होगा, है ना। कि उसने कितना पेशेंस रखा होगा, वो किसी ने नहीं देखा, बिकॉज वो पेशेंस में आवाज नहीं होती। क्या नहीं होती? आवाज नहीं होती। और जब वो पेशेंस टूट जाता है तो उसका चिल्लाना सबने देख लिया, बिकॉज उसमें आवाज हो रही है, समझा ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, जब आप कनेक्ट करोगे, अभी तो शायद इतना पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा समझ में, ठीक है। और शायद बुकिश ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब लाइफ में प्रैक्टिकली आप उतरोगे, अभी तो स्कूल लाइफ में हो, तो तब ज्यादा समझ में आएगा जब खुद पे बीतेगी। अभी तो बहुत सारी, अभी तो पिक्चर शुरू होगी इसके बाद, है ना। लोग बोलते हैं ना बस 12th कर लो उसके बाद मजा है, गलत। असली मजा तो उसी के बाद चालू होगा तुम्हें, ठीक है ना। अभी तो मजा ही ले रहे हो तुम, और उसके बाद तो, अभी तो तुम मजे ले रहे हो, फिर लाइफ मजे लेगी। तो उस टाइम पे तुम अपने आप को इमोशनली कैसे स्टेबल करोगे, टैकल करोगे, वही चीज आपको पता पड़ेगी बाद में, और वही चीज देखी जाएगी, कि वही चीज डिसाइड भी करेगी कि आप कितना ऊपर जाओगे और कितना नीचे रहोगे। कम टू द पॉइंट, पर्सनैलिटी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वैल्यूज चेक की जाती है, बिलीफ चेक किया जाता है, किसी इंसान का एटीट्यूड, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू गेट अलोंग, एक इंसान की संग चलने की कैपेसिटी टू गेट अलोंग, मतलब लोगों को साथ में लेके चलने की कैपेसिटी कितनी है। कल भी मैं इसके बारे में बता रहा था, कुछ लोग ऐसे, क्या चीज, वो कितना कोऑपरेट कर पा रहा है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं नहीं नहीं आइसोलेशन में काम करना है, भाई मैं कर लूंगा यार, तू रहने दे, परेशान मत कर मेरे को, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है, बढ़ गया है ना, हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट उसी की बात कर रहे हैं। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि अगर उनकी कैपेसिटी 20 लोगों की ना, और अगर 25 लोग भी संभालने उनको दे दिए जाए तो उनको भी संभाल लेंगे, वो सबको साथ में लेके चलेंगे। कुछ ऐसे है कि 2 लोगों को साथ में लेके चलना, मैं तुझे समझाया नहीं था, जिनकी कैपेसिटी टू गेट अलोंग नहीं होती ना, अच्छी नहीं होती, जिनकी कैपेसिटी टू गेट अलोंग, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी भी ज्यादा नहीं होती उनकी। मान लिया अब 2-4 ही लोग आए, यार बेकार, तू अजीब आदमी है, तेरे को कैसे समझाया था, वैसे नहीं करने का तेरे को, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर। वो अपना माहौल बना रहा है ये उसे कहते जा रहा है, ये संभल नहीं रही है, चांसेस है कि अपने इमोशंस, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसके इमोशंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो उसकी कैपेसिटी, अब मान लिया कोई एक इंसान को तुम लेके आ गए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो टीम को साथ में देख ही नहीं सकता, किसी के साथ बनती नहीं है, बनती नहीं है, किसी किसी को साथ में लेके चल ही नहीं सकता, तो वो अपनी पूरी टीम को बर्बाद कर देगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन को बर्बाद कर देगा, बिकॉज वो किसी के साथ में काम ही नहीं करना चाहता है ना, ठीक है ना। और जबकि अगर आपको दूर तक जाना है, जल्दी जाना है तो अकेले चल सकते हो, लेकिन अगर दूर तक जाना है तो साथ में तो चलना पड़ेगा, ठीक है ना।
अगर ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्ग टर्म में रन करना है तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे बंदे होने चाहिए जो लोगों को साथ में लेके चल सके, ना कि अकेले अकेले भागे। ठीक है, तो वो चीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इस तरह के फैक्टर्स क्या करना, चेक करना। इट एम्स टू एक्सप्लोर द क्वालिटीज ऑफ द पर्सनालिटी एज अ होल। कह रहे हैं कि इस टेस्ट का मकसद होता है कि किन चीजों को एक्सप्लोर करना, किन क्वालिटीज को एक्सप्लोर करना, जो मतलब जिनसे मिलकर के एक इंसान की एज अ होल क्या बनती है, पर्सनालिटी बनती है। बिकॉज पर्सनालिटी किसी एक फैक्टर से नहीं बनती, बहुत सारी चीजों से जो यहाँ पे लिखी हुई है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, कैपेसिटी टू गेट अलोंग, है ना, उसका वैल्यू सिस्टम, उसका बिलीफ सिस्टम, उसका एटीट्यूड, उसका लोगों के साथ डील करने का एक सलीका जो होता है, तरीका जो होता है ना, कितना वो लोगों को, अपने बड़े लोगों को कितना इज्जत देता है ना, छोटों का भी कितना मतलब उनको भी एक टाइप से उनकी भी रेस्पेक्ट करता है, उनको भी सम्मान देता है कितना, है ना, उनकी सोच की, है ना, छोटे जो छोटे लोग हैं अपने से, मतलब ऐसा है कि अपने से छोटे लोगों को कभी ऐसा छोटा फील नहीं होने देता, है ना, और उन्हें भी अपने साथ में लेके चलता है। तो ये सारी चीजों से मिल करके एक इंसान की क्या बनती है, पर्सनालिटी बनती है। तो उसी को एक्सप्लोर करना है। दीज टेस्ट आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट। ये टेस्ट को डिजाइन करना और इन्हें इम्प्लीमेंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। रीजन बिहाइंड दैट इज, बता सकते हो आप? बिकॉज 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 दिस टेस्ट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग। ये टेस्ट किससे डील करता है, और उसके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक से डील करता है। और ह्यूमन की नेचर हाईली क्या होती है, डायनेमिक होती है और अनप्रिडिक्टेबल होती है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या जो आपने एक टेस्ट डिजाइन किया है, पर्सनालिटी टेस्ट, क्या आप उस सिंगल टेस्ट से हर एक बंदे को मेजर कर सकते हो? वाई? बिकॉज हर एक की पर्सनालिटी क्या है, अलग अलग है। हर एक इंसान के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, वो सोच में अलग है, वो वैल्यू सिस्टम उसका क्या है, अलग है। तो एक टेस्ट से तुम हर एक इंसान को मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वाई बोल रहा है कि ये टेस्ट को डिजाइन करना डिफिकल्ट टास्क है बहुत ज्यादा, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। बिकॉज सिंगल पैमाने पे तो आप सबको नहीं नाप सकते, सबके लिए आपको अलग अलग टेस्ट क्या करने पड़ सकते हैं, डिजाइन और इम्प्लीमेंट करने पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई शक? आगे चले। नेक्स्ट है बच्चों एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या है? अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि कोई एक इंसान नई स्किल्स को कितना जल्दी सीख सकता है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये बताता है कि एक इंसान नई स्किल्स को कितनी जल्दी सीख सकता है। अच्छा, अभी तो बोल रहे थे इंटेलिजेंस टेस्ट में, आप कल भी बोल रहे थे कि वहां पे भी ये लिखा था कि एक इंसान कितना सीख सकता है। नहीं लिखा था वहां पे? हाँ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, इंटेलिजेंस टेस्ट में और एप्टीट्यूड टेस्ट में? यहाँ पे किसकी? हाँ, देखो वहां पे तो वो स्पेसिफिक है स्किल्स के रिगार्डिंग, कि वो नई स्किल्स को कितनी जल्दी सीख सकता है। यहाँ पे स्किल्स की बात नहीं, यहाँ पे इन जनरल है कि वो चीजों को सीख सकता है या नहीं सीख सकता है। बात समझ में आ रही है? वो कोई जॉब को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है इंटेलिजेंस में। इंटेलिजेंस में जनरल चीजें भी देखी जाएगी, है ना, कि वो किसी चीज को सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, किसी भी चीज को। वहां पे पर्टिकुलर है कि नई स्किल्स जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। लेट सपोज आज वो किस में काम कर रहा था, मार्केटिंग में काम कर रहा था, किस में काम कर रहा था, हमारी मार्केटिंग में ओवर स्टाफिंग हो रखी है। सेल्स में क्या हो रखी है, अंडर स्टाफिंग हो रखी है। दोनों का बहुत क्लोज कनेक्शन है, मार्केटिंग का और सेल्स का। मैं मार्केटिंग और प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मार्केटिंग और सेल्स की बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट छोटी कंपनी में तो दोनों डिपार्टमेंट एक ही होते हैं, बिकॉज उनके पास बजट की क्या होती है, कमी होती है। तो दैट्स वाई छोटे ऑर्गेनाइजेशन में चल जाता है, लेकिन अभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग है, उनके पास पैसा है ना। तो मार्केटिंग वाले बंदे को हम सेल्स में लेके आना चाहते हैं, बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं दोनों डिपार्टमेंट। कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, किसकी, हमें सेल्स की। तो बंदा मार्केटिंग वाला एडजस्ट हो जाएगा किसमें, बिकॉज हमारे यहाँ पे अंडर स्टाफिंग हो रखी है सेल्स में। बात समझ में आ रही है? तो अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करेंगे, किसी इंसान का कंडक्ट करेंगे, तो इससे ये पता चल जाएगा कि अगर हमें कभी इसको दूसरे डिवीजन में या दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर भी करना पड़ा,
और इसको हम कुछ नई स्किल्स अगर सिखाए तो क्या ये सीख भी सकता है या नहीं सीख सकता है, वो जॉब स्पेसिफिक है। लेकिन इंटेलिजेंस में जनरल चीजें आती हैं, ठीक है। तो इधर देखो बच्चों, एप्टीट्यूड टेस्ट, एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे एक इंसान का पोटेंशियल क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। किसके लिए, इन लर्निंग न्यू स्किल्स, कि वो नई स्किल्स कितना जल्दी सीख सकता है, ठीक है ना, और सीख भी सकता है या नहीं सीख सकता है। दिस टेस्ट इंडिकेट्स द कैपेसिटी ऑफ द कैंडिडेट टू डेवलप। ये इंसान की कैपेसिटी एक जो होती है कि वो कितना डेवलप कर सकता है, इस चीज को मेजर किया जा सकता है किससे, एप्टीट्यूड टेस्ट से। क्योंकि नई नई स्किल्स जब क्या करेगा, वो सीखेगा या सीख सकता है, इस टेस्ट के द्वारा हम ये पता लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा ना कि इन फ्यूचर ये इंसान कितना डेवलप कर सकता है, अपने पोर्टफोलियो में कितनी स्किल्स ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है ना। तो उससे पता पड़ जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प टू नो हाउ ही विल परफॉर्म इन द फ्यूचर। इससे ये भी पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा, ठीक है। 3 टेस्ट हो गए, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, तीसरा एप्टीट्यूड टेस्ट, चौथा बात करते हैं ट्रेड टेस्ट। किसकी बात करते हैं, ट्रेड टेस्ट। अभी चलो स्क्रीन पे मैं दोनों ही लगा देता हूं, मेरे को एक डिफरेंस भी पूछना है आपसे। ट्रेड टेस्ट ये पता लगाता है, ट्रेड टेस्ट ये पता लगाता है कि सामने वाले की जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो कितनी है। तो फिर इंटेलिजेंस टेस्ट में और ट्रेड टेस्ट में क्या फर्क होगा, इंटेलिजेंस 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 में और ट्रेड में आता है डिफरेंस, कोई में भी डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है टेस्ट में। इंटेलिजेंस में और ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, क्या फर्क होगा, वो तो किसी इंसान की एबिलिटी बताएगा। ये क्या बताता है ट्रेड टेस्ट, ये एग्जिस्टिंग स्किल्स बताता है। क्या बताता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स बताता है। एक चीज और बताऊं आपको, मैंने आपको कोई चीज सिखाई, जैसे लेट सपोज मैंने कल आपको कोई टॉपिक पढ़ाए और आज उनको मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके बारे में, ठीक है, और आप वो बता रहे हो। तो ये चीज किस टेस्ट के थ्रू पता चल सकती है, ट्रेड टेस्ट के थ्रू। बिकॉज जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्किल है मैं उसको मेजर कर रहा हूँ। हाँ बोलो। लेकिन अगर मैं आपको कोई एक नई सिचुएशन से एनकाउंटर कर दूं, आपके सामने कोई नई सिचुएशन रखूं और आप उसे कैसे डील करते हो, ये ट्रेड टेस्ट से पता चलेगा या इंटेलिजेंस से पता चलेगा, वो इंटेलिजेंस से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, इंटेलिजेंस से। ट्रेड टेस्ट में किसी एक इंसान को आंसर पता हो सकता है जो हमने ऑलरेडी उसके अंदर पहले भरा हुआ है, बिकॉज उसकी एग्जिस्टिंग स्किल चेक कर रहे हैं। भाई मान लिया अगर कोई, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, अगर कोई टाइपिस्ट है ना, तो हम उसकी टाइपिंग स्पीड चेक कर रहे हैं, तो ये ट्रेड टेस्ट हो गया। क्या हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। हाँ बोलो ना। मतलब उसको कोई चीज आती है, हम उसको ही चेक कर रहे हैं, जो उसके पास एग्जिस्टिंग है वो तो हो गया ट्रेड टेस्ट, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे भैया ट्रेड टेस्ट इसका से नाम क्या, अरे मतलब जिस काम के लिए हमने से बुलाया है ना, वही क्या कर रहे हैं हम, उसका उसकी वही कैरेक्टरिस्टिक है, वही क्वालिटी क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो इसको ट्रेड टेस्ट बोलते हैं सर। अच्छा, जवाब क्या होगा ये पता लगाया जा सकता है ट्रेड टेस्ट से। लेकिन कोई इंसान को क्वेश्चन पूछने की तमीज है भी या नहीं भी है कि किस टाइम पे क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये बताएगा उसका इंटेलिजेंस लेवल। क्या बताएगा, इंटेलिजेंस लेवल। क्योंकि ट्रेड में तो जो भर के रखा है ना हमने वो वही उगलेगा, समझा क्या तुम्हें। लेकिन इंटेलिजेंस अगर उसके पास होगी ना, तो वो ये पूछ सकता है, वो ये नहीं बताएगा कि इसका जवाब ये है। वो तुम्हारे सामने 4 सवाल तुम्हारे से और पूछ सकता है कि अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसा भी हो सकता है, ये क्यों नहीं हुआ, ये भी तो हो सकता है, ठीक है ना। वो 4 सवाल 4 सिचुएशन और आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। किसके थ्रू, ट्रेड के थ्रू नहीं, इंटेलिजेंस के थ्रू। समझ में आ रही है। अच्छा, ये तो मैंने इंटेलिजेंस में और ट्रेड में डिफरेंस बताया। मुझे बता सकते हो एप्टीट्यूड में और ट्रेड में क्या फर्क होता है, नई चीजें कितनी सीख सकता है, और ट्रेड क्या बताता है, एग्जिस्टिंग इसके पास क्या है, क्या स्किल्स है इसके पास, है कौन कौन सी स्किल्स इसके पास है, उससे ये पता पड़ेगा। देख लो।
अ ट्रेड टेस्ट इज कंडक्टेड, ये कंडक्ट किया जाता है टू डिटरमाइन द एग्जिस्टिंग स्किल्स, क्या फाइंड आउट करने के लिए कि सामने वाले की एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है ऑफ द इंडिविजुअल। इट मेजर्स द लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन। ये क्या पता लगाता है, इससे क्या पता लगती है, नॉलेज पता लगती है, क्या पता लगती है, हाँ। फिर वही वाली बात, नॉलेज और इंटेलिजेंस में क्या फर्क होता है, नॉलेज तो वो है जो आपको पहले दी गई है, अब उसके बारे में आपको कितना जानते हो, और इंटेलिजेंस क्या है कि अगर कोई नई सिचुएशन भी है ना तो इसको, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया, इंपोर्टेंस पढ़ाई, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया और सीधा ये बोल दिया अगर राइट डाउन एनी 5 इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन, तो ये तो क्या हो गई, चलो ठीक है आपकी नॉलेज हो गई, क्या हो गई, इसमें इंटेलिजेंस का तो कुछ काम नहीं है। हाँ बोलो, अच्छा मैंने 5 पॉइंट लिखाए थे और 5 ही पूछ लिए, बात समझ में आ रही है, तो आपने उगल दिए उन्हें, तो एग्जिस्टिंग नॉलेज हो गई आपकी वो, लेकिन मैंने आपको पढ़ाए 5, लिखाए 5, पूछ लिए 7, और तुमने साथ लिखे भी, तुमने साथ लिखे भी, तो इसमें से 5 तो तुमने किसकी हेल्प से लिखे, नॉलेज की हेल्प से, लेकिन तुमने 5 को पढ़ मतलब नॉलेज जब तुम ले रहे थे तो नॉलेज को लेने के साथ साथ तुमने अपनी इंटेलिजेंस भी डेवलप करी, और तुमने सोचा कि अब ऐसे ऐसे होता है इस टॉपिक में, तो ऐसे भी तो हो सकता है, ये पॉइंट भी तो लिख सकते हैं, तुमने 2 पॉइंट और लिखे, हमने 7 पूछे थे, ये किसके थ्रू, ये अपने नॉलेज के थ्रू नहीं लिखे, इंटेलिजेंस के थ्रू लिखे, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ आपको, जो आपके अंदर भरा हुआ है उसको चेक करने का तो ट्रेड टेस्ट, लेकिन नई चीजें कैसे डेवलप करनी है वो इंटेलिजेंस के थ्रू हो सकता है। मैंने सीधा पूछा आपको 5 पॉइंट, 5 ही लिखाए थे, 5 ही पढ़ाए थे, और 5 ही सीधा पूछा आपसे, तो ये तो ट्रेड टेस्ट हो गया, ये तो नॉलेज हो गई आपकी। अच्छा, लेकिन आपको वही 5 पॉइंट में से कोई एक केस स्टडी डेवलप कर दी, क्या डेवलप कर दी, और अभी आपको उनमें से कोई, तो मैंने उस केस स्टडी में 2 पॉइंट डाले और आपको रिलेट करने हैं, क्या करने हैं, रिलेट करने हैं, उसमें आजू बाजू की भी चीजें डाली है और भी बहुत सारी चीजें डाली है, तो वो तो किससे, वो नॉलेज को तो यूज करोगे ही, लेकिन साथ में इंटेलिजेंस भी लगेगा, बिकॉज इस बार सीधा नहीं पूछा है आपसे, घुमा घुमा के पूछा है, आप उसे कैसे टैकल करोगे। और ये बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है, पूछने को तो सीधा नहीं पूछ सकते हैं कोई भी चीज को, भाई तुम्हारे को सीधा पूछे राइट एनी 5 पॉइंट, ये फीचर बता दो 3, 2 ये बता दो, क्यों पूछते केस स्टडी, ताकि तुम्हारा इंटेलिजेंस लेवल क्या हो, डेवलप, ठीक है। चलो जी, तो ये एक इंसान का नॉलेज का लेवल मेजर करता है ट्रेड टेस्ट, किसी एक एम्प्लॉय का इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन, किसके एरिया में, भाई जिस काम के लिए हमने से बुलाया है, मतलब अगर कोई एक फाइनेंस के लिए हमने बंदा बुलाया है तो हम उससे फाइनेंशियल नेचर का कोई असाइनमेंट देंगे, जिससे कि ये उसका ट्रेड टेस्ट है, जिससे कि ये पता लग जाएगा कि इसको फाइनेंस के बारे में एग्जिस्टिंग नॉलेज कितनी है। बात समझ में आ रही है, जैसे हमने उसे बोला कि भाई ठीक है हम एक एक प्रोजेक्ट, जैसे मैं वो बताऊं एमईआई और आरओआई वाले ने कौन से पढ़ा है आपको, किसमें, इकोनॉमिक्स में, और कोई एक बंदा आया, हमने बोला कि ऐसे ऐसे हमने क्या करना है, एक इन्वेस्टमेंट करनी है, आज के दिन पे हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और इतना उसमें पैसा लगना है, इतना आना है, और हमारे पास कोई पैसा नहीं है, तो बताओ हम ये प्रोजेक्ट को लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं, अगला कह रहा है लगा ही नहीं सकते जी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, अबे ढक्कन तू जाना। तू कैसा फाइनेंस का बंदा है, तू अगर फाइनेंस का बंदा होता तो ये चेक करता सबसे पहले कि हमारे को लोन मिल सकता है या, फर्स्ट एंड में, सेकंड स्टेप में देखता कि मिल जा रहा है तो कितने रेट में मिल जा रहा है, थर्ड एंड में ये चेक करता कि जो आपको कलेक्शन होना है वो कमाने की परसेंटेज कितनी है, यानी कि एमईआई कितनी है, चौथे स्टेप में दोनों को क्या करता, कंपेयर करता, और अगर पांचवे स्टेप में डिसीजन देता कि अगर एमईआई ज्यादा है आरओआई से तो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अदरवाइज नहीं, उसने फर्स्ट एंड में बोला नहीं हो सकती, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अबे गरीब लोगों भग जाओ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है जाओ, ऐसे बंदे को रखेंगे क्या, ठीक है ना। तो वही चीज है बच्चों, कह रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बताया अ टाइपिंग टेस्ट मे बी कंडक्टेड फॉर द जॉब ऑफ अ टाइपिस्ट, एक जो टाइपिस्ट है उसके लिए हम कौन सा ही टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, टाइपिंग का टेस्ट कराएंगे, टाइपिंग करा के देखेंगे, तो इसके लिए क्या हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, क्या हो गया, ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट है फाइनली बच्चों इंटरेस्ट टेस्ट, कौन सा टेस्ट है, ये भी चेक कर लो कि जिस काम के लिए तुम उसे लेके आ रहे हो
उसे उसमें इंटरेस्ट है भी या, क्योंकि अगर उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं हो उस काम को करने में, मतलब लेट सपोज ऐसा हो सकता है कि उस बंदे को उस फील्ड में नॉलेज है और उसने नॉलेज भी उसी में ली है, लेकिन उसको वो काम करने में मजा ही नहीं आता। जैसे लेट सपोज आपने बहुत सारे बच्चे अकाउंटिंग पढ़ ली, ठीक है ना। अब अकाउंटिंग की नॉलेज है आपको, लेकिन आपको अकाउंटिंग करने में मजा नहीं आता। आपको ना, आप लेट सपोज आप में से कोई आर्टिस्ट होगा, तो उसे आर्ट करने में क्या आता है, मजा आता है, हालांकि आपके पास नॉलेज किसकी है, तो तुम अकाउंट्स में इतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते जितना किस में परफॉर्म कर लोगे। हालांकि तुमने उसमें नॉलेज नहीं ली है, लेकिन तुम अपने और से सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, और तुम्हें वो काम, आर्ट तुम्हारे को अगर 10 घंटे भी कराओगे, किसी को म्यूजिक में मान लिया इंटरेस्ट है ना, किसी को एक्टिंग में इंटरेस्ट है ना, वो अपनी हॉबीज क्या है, उनको क्या करता है, उनको सुपीरियोरिटी में रखता है रादर देन उसकी नॉलेज की, ठीक है ना। तो एक बंदा अगर अपनी आर्ट को, जो भी वो परफॉर्म कर रहा है, म्यूजिक हो सकता है, वो डांसिंग हो सकती है, वो एक्टिंग हो सकती है, वो अगर 10 घंटे भी 12 घंटे नॉन स्टॉप भी करता रहेगा ना, तो भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुशी खुशी करता रहेगा। हालांकि उसे नॉलेज किस में है, अकाउंटिंग में, लेकिन उसे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में आ रही है। वो आधा घंटा भी तुम उसे बिठाओगे, वो उठ उठ के भागेगा। तो ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जिस जॉब के लिए हम उसे लेके आ रहे हैं, क्या उसका उसके लिए, है ना, हाँ, वो उस चीज का, मतलब उस चीज में उसको हार्ड आई इंटरेस्ट है या नहीं है, ये भी चेक कर लेना चाहिए। अगर इंटरेस्ट ही नहीं हुआ तो फिर उसे लाके भी कुछ नहीं कर सकते आप, नॉलेज भी होगी भले ही, वो करेगा ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वैसा इंटरेस्ट टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। ये टेस्ट इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि सामने वाले के इंटरेस्ट को पता लगाया जा सके, एंड द काइंड ऑफ जॉब दैट विल सेटिस्फाई हिम, और हम ये पता लगा ले कि किस तरह की जॉब उसे क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है, फिर हम उसे वही क्या करेंगे, काम अलॉट करेंगे, ठीक है ना। दिस टेस्ट एम्स टू आइडेंटिफाई एरियाज इन विच द कैंडिडेट हैज अ स्पेशल लाइकिंग। हर एक इंसान की क्या होती है, अपनी खुद की स्पेशल लाइकिंग होती है, जो उसे कुछ चीजें ऐसी होती है जो उसे बहुत पसंद होती है। फैस्किनेशन, फैस्किनेशन समझते हो आप। फैस्किनेशन होता है कि कोई चीज उसे अट्रैक्ट करती है। ऐसी क्या चीज है जो उसे क्या करती है, अट्रैक्ट करती है ना, मतलब किन चीजों से वो फैस्किनेट होता है, अट्रैक्ट होता है। हाँ, हाँ, वो ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत फैसिनेटिंग है ना, ये चीज यार, ये चीज मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, तो वैसा, ठीक है ना। एंड इन्वॉल्वमेंट, और मतलब किन चीजों में वो ज्यादा क्या हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि वो अपना काम कर रहे हैं, मतलब जो उनका जॉब है वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेशल लाइकिंग और उनका इन्वॉल्वमेंट किसी और चीज में है, और कोई बंदा वो काम उनके बगल में ही कर रहा है। तो कई कई बार ऐसा होता है, वो अपना काम छोड़कर, मैं बताता हूँ ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, क्यों, क्योंकि उन्हें वो काम करना, वो काम उसे क्या कर रहा है, उधर से अट्रैक्ट कर रहा है, फैसिनेट कर रहा है। समझ में आ रही है ना बात, तो वैसा, अरे देखिए, अच्छा वो कह रहा, अच्छा ये ऐसा होना था क्या, अरे इतना सिंपल है। हाँ भाई, तो तुम्हें भी आता है ये काम, मेरा यार ये तो मैं कर ही रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, मन तो मेरा इसी में लगता है, ठीक है ना। अभी तुम अपने, ठीक है, तुम पता क्या, जैसे मेरा मन लगता है कि अभी तो थोड़ा बहुत मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे मन लगता है कि इसमें कि प्लांट्स वगैरह लगाना, और ये प्लांट्स वगैरह लगाने में, तो मेरी मम्मी मेरे को डांटती रहती है कि तू यही करता रहेगा क्या, कि ठीक है तू कर ले, लेकिन क्या अब यही करता रहेगा क्या। तो अब जैसे मान लिया हमने ऊपर गमले लगाए, ऊपर लगा ले गमले, बिना फालतू में लगा रहा है, वो बंदर छोड़ने की नहीं, ठीक है ना। अगले दिन आकर के बंदर ने सारे तहस नहस कर दिए, है ना, अब क्या करेगा, कर दिया था ना, कल का सारा टाइम बर्बाद है अपना। तो कोई काम होता है कि वो ऐसा कुछ फैसिनेट करता है आपको, ठीक है ना, अट्रैक्ट करता है, तो वो चीजें, तो इससे इंटरेस्ट पता लगता है किसी के इंसान का। हाँ बोलो ना। चलो, कितने टेस्ट हो गए हमारे, 5। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, रेट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है ना। अब बैक टू बैक चिपक के क्या है, इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसमें एक काम होते हैं, दो काम, एक तो एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग या चेकिंग होती है, और दूसरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू बोला जाता है, ये होगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सिलेक्शन टेस्ट।
अब सिलेक्शन टेस्ट की भी कितने होते हैं? 5। इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। इंटेलिजेंट बोले तो इंटेलिजेंस टेस्ट, P फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट, A फॉर एटीट्यूड टेस्ट, नहीं एप्टीट्यूड, ठीक है ना। अच्छा, T फॉर एंड I स्टैंड फॉर इंटरेस्ट टेस्ट। प्रोसेस आगे बढ़ाओ। चलो बढ़ाते हैं प्रोसेस आगे, ठीक है ना। जो नहीं हो गया टाइम इतना जल्दी। जिस इंसान ने सेकंड स्टेप क्या किया? क्लियर किया, मतलब सिलेक्शन टेस्ट को क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। तो वो बोल रहा है ना कि इंटेलिजेंट पति का सिलेक्शन टेस्ट कराओ, प्रोसेस आगे बढ़ो। चलो जी बढ़ाते प्रोसेस को आगे, ठीक है ना। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये पढ़ लो, ठीक है ना, या नहीं पढ़ने का? कल करा दो। चलो सही बता रहा हूँ। इधर ये जो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू आप कल बोल रहे हो, तो इसको कल कर लेंगे और होपफुली कल हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। मतलब कल से मतलब इन द सेंस कल संडे है ना, मंडे में हम ये प्रोसेस कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लेंगे। नहीं होएगी तो कोई बात नहीं, ट्यूसडे भी लगाएंगे। नहीं कल